अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है और उसके चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, ठीक है। उसको हम डिस्कस करने लगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कैसे आना है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि रेडियन से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे आना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है, अब हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब हमने एक सर्कल की आर्क लेंथ और उसके रेडियस के दरमियान हमने रिलेशन पढ़ना है, ताल्लुक पढ़ना है कि क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है 9.1 के तकरीबन वो सारे के सारे इसी फार्मूले से यूज होंगे और बड़ा इजी है। मसलन देखो बेटा, एक लेट्स सपोज कि एक सर्कल है हमारे पास और उसका सेंटर पॉइंट ये है। तो बेटा आपको पता है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। इसी तरह से सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो ये वाला फासला है ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक सर्कल की कोई ना कोई लेंथ बन रही है। इसके सरकमफेरेंस की लेंथ है ना सर्कल के, तो इस लेंथ को बोलते हैं आर्क लेंथ। अब इस लेंथ की लंबाई कितनी है, लेट्स सपोज इस लेंथ की लंबाई है l, स्मॉल l। ये लंबाई है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें बेटा, ये दोनों जो रेडियाई हैं, इन दोनों रेडियाई की वजह से सर्कल के सेंटर पर कोई ना कोई एंगल भी तो बन रहा है जिसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है जो इस रेडियस और इस आर्क लेंथ के दरमियान रिलेशन को साबित करेगा। वो क्या है बेटा, वो ये है फॉर्मूला कि जब हम रेडियस को और उसकी वजह से बनने वाले सेंट्रल एंगल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो इक्वल होगा वो बेटा उसकी सर्कल की आर्क लेंथ के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि आगे तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होगा सिवाय क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले की दो कंडीशंस है। नंबर 1, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये जो एंगल थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में हुआ तो बेटा इसको पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा बच्चे अक्सर मिस्टेक भी कर देते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, अच्छा देखो जरा, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस एक लेंथ है, यहां से यहां तक ये क्या है, आर्क लेंथ, ये भी तो एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और लेंथ का कोई ना कोई यूनिट भी होता है। ऐसा यूनिट तो मीटर होता है, मैं ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूनिट ऑफ एल से मुराद आर्क लेंथ एंड रेडियस आर मस्ट बी सेम, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है कि एल का और आर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मस्ट बी सेम, मतलब सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको हम सेम बनाएंगे। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। इसमें तो ये फार्मूला नहीं यूज हो रहा, बट नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब में यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। वो आपसे एंगल की सर्कुलर मेजर पूछ रहा है, मतलब एंगल की जो सर्कुलर मेजरमेंट है ना, ये वाली मेजरमेंट जितनी ज्यादा होगी एंगल उतना ज्यादा होगा, जितनी कम होगी एंगल उतना कम होगा। तो आपसे वो एंगल की सर्कुलर मेजरमेंट पूछ रहा है, मतलब आसान लफ्जों में ये है कि वो आपसे एंगल पूछ रहा है, ठीक है। बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच, हैंड्स ऑफ अ वॉच से मुराद होता है बेटा घड़ी की जो नीडल्स होती है ना, उनको हैंड्स ऑफ अ वॉच बोला जाता है, ठीक है। बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, क्या मतलब है, मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बेटा आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब घड़ी पर 4 बजेंगे, 4 o'clock का टाइम होगा, उस दौरान घड़ी की जो नीडल्स हैं, जो हैंड्स ऑफ अ वॉच हैं, उन नीडल्स के दरमियान कितना एंगल बनेगा, वो एंगल हमने बताना है। मैं ज़रा यहाँ पर ना एक वॉच बनाता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, होप्स हो कि उससे आपको ज़रा सही तरह समझ आएगा।
अच्छा बेटा सपोज कर रही है क्लॉक है एक और यहाँ पर है जी 12, 3, 6, 9। अब 3 के बाद इधर कहीं 4 होगा, 5 और फिर 6। अब लेट्स सपोज इस घड़ी पर बेटा 4 o'clock का टाइम है, मतलब घड़ी ने कितना टाइम बजाया हुआ जी, 4 बज रहे हैं इस घड़ी पर। ये बड़ी नीडल, ये छोटी नीडल। तो इस घड़ी पे क्या टाइम हो रहा है, 4 o'clock का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब इस 4 o'clock के टाइम पर ये जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है, मतलब इस घड़ी की जो नीडल्स हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल भी तो बन रहा है, कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। ये एंगल हमने फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। मतलब जब 4 घंटे हो जाएंगे ना घड़ी पर, तो 4 घंटों का कितना एंगल होगा। बड़ा आसान सा काम है। अगर हमें 1 घंटे का एंगल पता चल जाए तो उसको डबल कर देंगे तो 2 घंटों का एंगल मिल जाएगा। और अगर हम उसको 1 घंटे के एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 घंटों का एंगल मिल जाएगा। और अगर हम 1 घंटे के एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 घंटों का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पर 4 घंटों का एंगल बताना है, तो उसके लिए हमें पहले 1 घंटे का एंगल पता होना चाहिए कि 1 घंटा जब गुजरेगा तब कितना एंगल होगा। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 घंटों का भी एंगल पता चल जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे करेंगे हम। एंगल कवर्ड in 12 hours, इस बात का मुझे कोई जवाब देगा। एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स मतलब जब 12 घंटे गुजर जाएंगे तो 12 घंटों में कितना एंगल जो है वो कवर होगा। अच्छा मुझे बताओ, जब 12 घंटे गुजरने का मतलब क्या। 12 घंटे गुजरने का मतलब है कि जो स्मॉल नीडल है इसने एक पूरा चक्कर लगा लिया, ठीक है। यहां से स्टार्ट होके यहां से आके पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो ये 12 घंटे हो गए। अब मुझे बताओ, जब 12 घंटे होंगे तो पूरा एक चक्कर लगेगा, तो जब पूरा एक चक्कर लग जाएगा, एक सर्कल पूरा हो जाएगा, तो पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। ऐसे ही है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या, जब 12 घंटे गुजर जाएंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 12 घंटों का एंगल है। तो यहां से हम 1 घंटे का एंगल निकालेंगे। तो कैसे, सेम आपने ये स्टेटमेंट एज इट इज नीचे उतारते जाना है। एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स की बजाय अब हम लिखेंगे 1 आवर। 1 घंटे का कितना एंगल होगा। देखो बेटा बड़ा आसान सा काम है। 12 घंटों का एंगल है जी 360 डिग्री। ये 12 घंटों का एंगल है। हमें 1 घंटे का चाहिए, हमें 12 नहीं, यहाँ पर 1 चाहिए। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। जब लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो हमको राइट साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे क्या, तो बेटा यहाँ से 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और साथ में क्या आ जाएगा r। तो पता क्या चला, 1 आवर का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री ओवर 12, ठीक है। तो यही काम मैं यहाँ पर करने किया मैंने। मुझे 12 आवर्स के बजाय 1 आवर्स चाहिए, तो मैंने इस लेफ्ट साइड को 12 से डिवाइड किया, तो ये 1 आवर बन गया। जब लेफ्ट साइड को 12 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड को भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ओवर 12, ठीक है। जब भी हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 1 12 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 36, साथ में 0 आ जाएगा, तो मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा पता चल गया हमें एंगल कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना एंगल कवर होगा, 30 डिग्री। तो 2 घंटों में कितना हो जाएगा, 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 घंटों में कितना एंगल हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, 90 डिग्री हो जाएगा। और बेटा जब 4 घंटे गुजरेंगे तब कितना एंगल होगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम करना है हमने। एज इट इज आपने इसको नीचे उतारते जाना है, लिखते जाना है। एंगल कवर्ड इन, ये 1 आवर है, अब हमें चाहिए 4 घंटों का एंगल, 4 o'clock, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 आवर्स हो गए। अब जब लेफ्ट साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री,
ठीक है बेटा। 4 घंटों का एंगल हमें कितना मिल गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये स्मॉल नीडल और कैपिटल जो है, ये बड़ी नीडल जो है, इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो कितना एंगल होगा 120 डिग्री होगा, 90 से ज़्यादा होगा। लेकिन बुक में बेटा ये हमने डिग्री में निकाला, बुक में डिग्री में नहीं, आंसर रेडियन में। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम फाइंड, या आपने एज इट इज नीचे लिखते जाना, ठीक है। तो 4 आवर्स का कितना एंगल हो गया, ये डिग्री में, इसको रेडियन में जाने के लिए हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब डिग्री से रेडियन में आना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ। पहले ये डिग्री में था, लेकिन जब हमने इस वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये डिग्री में नहीं, अब ये रेडियन में है, तो इससे हमें डिग्री का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये रेडियन की कितनी वैल्यू बनती है। तो बेटा देखो 0 तो 0 से कटा, 6 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 12 आ गया, 6 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 18 आ गया। तो हमारे पास कितना एंगल बन गया, हमारे पास एंगल आ गया 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। पता नहीं किसी को शायद जान आंसर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही आंसर यहाँ पर भी लिख दिया। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया कि जब 4 घंटे गुजरेंगे तो एंगल डिग्री में होगा 120 डिग्री और रेडियन में होगा 2 पाई बाय 3। तो ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा बेटा आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इन तकरीबन सब में ये फार्मूला यूज होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले में 3 चीजें हैं, L R थीटा। हमें बेटा कोई सी 2 वैल्यूज गिवन होंगी, दी हुई होंगी, और तीसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, उसमें कह रहा है जी फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, जबकि L की वैल्यू दे दी 1.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू दे दी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख रहे हो ना L का यूनिट और R का यूनिट सेम है। हमने सेकंड कंडीशन भी ये डिस्कस की थी, यूनिट ऑफ L एंड R मस्ट बी सेम, ठीक है। अब इसको हमने मीटर में नहीं लेके जाना, हमने ऐसा यूनिट को नहीं ज़हन में रखना, बस जो यूनिट है उसी को ही फॉलो करना हमने। तो सॉल्व करते हैं बेटा जरा। वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है, हमने थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा L ओवर R इज इक्वल टू थीटा। L की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1.5, R की वैल्यू क्या है जी 2.5। दोनों के वैल्यूज पुट कर लिए, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हमारे पास 3/5 मतलब 0.6। थीटा की वैल्यू आ रही है 0.6 रेडियन। ठीक है, तो ये बेटा जो एंगल निकला है ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में नहीं, ये डिग्री में निकला है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एक ही पार्ट स्मार्ट सिलेबस में है, दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है फाइंड L फाइंड करना है। थीटा हमें दे दिया पाई रेडियन, R दे दिया 6 सेंटीमीटर, थीटा रेडियन में ही है, ठीक है। R की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो अब हम L निकालते हैं। वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा, R की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है पाई, तो बेटा L की वैल्यू क्या आ गई 6 पाई। मजीद सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसा कर लो, पाई की वैल्यू रख लो, चाहो तो 3.141 रख लो, चाहो तो 22/7 रख लो, जैसे मर्जी रख लो। तो हम 6 मल्टीप्लाई कर देते 3.141, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ रहा है 18.846, तो ये आंसर आ रहा है हमारा आर्क लेंथ का। तो इतना आंसर डेसिमल जितना का तो ठीक होगा, डेसिमल के बाद कोई अगर थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो इतना कोई मसला नहीं है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब ये L एक लेंथ है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा, तो L का यूनिट वो ही होगा जो R का है, वो क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यूनिट लाजमी एंड पे लिखना है बेटा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे पेपर में।
ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो गया। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू, हमारे पास थीटा की वैल्यू है 65 डिग्री, बल्कि पहले मैं आर की वैल्यू लिख देता हूं और बाद में थीटा की वैल्यू लिख देता हूं। आर की वैल्यू है बेटा जी पार्ट 2 में वो है 18 मिलीमीटर, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट। अच्छा बेटा, अब यहां से भी हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जो थीटा है वो डिग्री मिनट्स में है, डीएमएस में है, सेक्सोडेसिमल सिस्टम में। हमें पहले इसको रेडियन में लेके जाना है, ठीक है, फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन बेटा ये डीएमएस में है, पहले हम इसको डिग्री में लाएंगे। जब ये सारा डिग्री में आ जाएगा फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जब ये रेडियन में आ जाएगा देन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक तरीका तो ये है, जैसे आपको मैंने कुछ लेक्चर नंबर 1 में एग्जांपल करवाई थी, आप 65 डिग्री अलग करो, 20 मिनट अलग करो, 20 मिनट को आप मिनट से हमने जाना डिग्री में, 20 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो वो डिग्री में आ जाएगा, उसको सॉल्व करके इसमें ऐड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये ज़ाहिर है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। और वो कैसे होगा, आपको मैंने कैलकुलेटर पर बताया था कि डीएमएस का बटन होता है लेक्चर नंबर 1 में। तो कैसे लिखेंगे, 65 डिग्री, 65 लिखकर फिर हम डीएमएस का बटन दबाएंगे। डीएमएस का बटन होता है बेटा लेफ्ट साइड से जब आप देखेंगे तो जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको बटन दिखेगा डीएमएस का, कुछ इस तरह से बटन होगा वो, उस पे ऊपर ये 3 सिंबल्स होंगे, ये 3 सिंबल्स होंगे, डिग्री मिनट सेकंड साथ साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन इस तरह के 3 सिंबल होंगे, ये डीएमएस का बटन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 65 लिखकर वो डीएमएस का बटन दबा देना है, फिर 20 लिखकर अगेन आपने डीएमएस का बटन दबा देना, दरमियान में कोई गैप, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना। अब आपने इक्वल दबा देना है और दोबारा फिर डीएमएस का बटन दबा देना, तो आपको ये सारा का सारा एंगल डेसिमल में आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 65.33 डिग्री। ये सारा का सारा अब आ गया डिग्री पे। अब इसको हमने लेके जाना है रेडियन में, तभी हम इस फार्मूले में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम इस वैल्यू को 65.33 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रेडियन में होगा तो अब हमें डिग्री का साइन नहीं लगाना, तो ये क्या बनेगा, 65.33 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ, पाई की वैल्यू आएगी 3.141। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 180 के साथ, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.14 रेडियन, ठीक है। तो बेटा ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई रेडियन में। आर है हमारे पास, ठीक है, ये देखना बेटा, ये आर है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियन में है। अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और यहां से आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करते हैं जरा इसको देख लेते हैं आगे। तो वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा, L हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू क्या है 18 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 1.14। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास कितना आंसर आएगा, 18 मल्टीप्लाई 1.14, तो ये बेटा जा जाएगा 20.52, 20.52। तो ये बेटा जी हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर किस में होगा, ज़ाहिर है एल लेंथ है, आर्क लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा, तो जो रेडियस का यूनिट है वही इसका यूनिट होगा मिलीमीटर। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मीटर नहीं लिखना, जो रेडियस का यूनिट है वही यूनिट हमने यहाँ पर लिख देना है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है,
उसके अंदर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। मतलब एल की वैल्यू थीटा की वैल्यू दी हुई है और आर हमने फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, बड़ा आसान सा काम है। वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 आर हमने फाइंड करना है। और थीटा की वैल्यू क्या है जी, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 हाफ। ठीक हो गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 2 इज इक्वल टू आर, 1 से मल्टीप्लाई के आर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू 10। अब आर एक लेंथ होती है, रेडियस की लेंथ, इसका भी यूनिट होगा, इसका यूनिट वही होगा जो आर्क लेंथ का यूनिट है, एल का। एल का यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करें कि बुक खोल लें, बुक आपके सामने होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब आर्क लेंथ आपसे पूछ रहा है कि जी आर्क लेंथ क्या होगी। ठीक हो गया। एल हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू गिवन होगी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। रेडियस दिया हुआ है आर, वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर्स में। ठीक हो गया। और एंगल भी दिया होगा बाय आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल मतलब थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 45 डिग्री। तो बेटा आर दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, एल निकालना, ये फार्मूला है। लेकिन पहली कंडीशन क्या थी, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यहां पर थीटा किस में, डिग्री में, तो हम इसको पहले रेडियन में लेके जाएंगे। तो डिग्री से रेडियन में आने के लिए क्या करना है हमको, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने डिग्री का साइन नहीं लगाना, बिकॉज ये जो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एंगल रेडियन में आ गया, अभी डिग्री में नहीं है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा 45 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 45, और 45 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा की वैल्यू बनेगी पाई मल्टीप्लाई का 1 के साथ, तो पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेटा रेडियस भी है, हमारे पास थीटा भी है, और हमने वैल्यू निकालनी है एल की। तो फाइंड कर लेते हैं एल की वैल्यू। फार्मूला हमारे सामने है, अच्छा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमारे पास π/4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 3.141 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो L इज इक्वल टू आर्क लेंथ का आंसर आ रहा है 10.9935। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो तकरीबन L की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 9 राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब आर्क लेंथ का यूनिट भी जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो बेटा आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं ALP के मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। होप्स हो गई आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।